हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन पर। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बच्चों जब रे ऑफ लाइट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो क्या होती है, वो बैंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने? द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही हमारा फिनोमेना रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब ये होता क्यों है बच्चों, बैंड क्यों हो जाती है रे ऑफ लाइट, वो देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है बच्चों, क्यों होता है? इट इज ड्यू फ्रॉम चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। बच्चों जो लाइट की वेलोसिटी होती है ना, अगर वो चेंज होगी ना तो रिफ्रैक्शन होगा। अब चेंज कैसे होती है? जब मीडियम चेंज होता है ना, तो लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, अभी मैं बताऊंगा केसेस में कि कैसे होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, कैसे बैंड करती है, सब समझ में आ जाएगा बच्चों इजीली, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सपोज दैट बच्चों ये एक मीडियम है, ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये रेरर मीडियम है बच्चों। रेरर मीडियम कौन सा है? जैसे ये वाला मिरर है, ये वाला मीडियम है। ठीक है, कौन सा मीडियम? ये अपना इन्वायरमेंट जिसमें एयर है, खुला खुला मीडियम, उसको क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, और ये वाला मीडियम है ना बच्चों, इस सरफेस के नीचे वाला मीडियम, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अब डेंसर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मीडियम क्या है? डेंस है। डेंस मतलब भरा भरा मीडियम है। ठीक है, भरा भरा। अब मैं बात करता हूं, एक रे ऑफ लाइट आई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल बना लेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्या होता है बच्चों? ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होता है। देखो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं इस सरफेस के? ठीक है ना, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इस सरफेस से। ठीक है, नॉर्मल बना लिया। अब ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, हमें पता है जब वो मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? लाइट बैंड हो जाती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती कि नहीं जाती? ऐसे ही जाती ना, अगर मीडियम चेंज नहीं होता। पर हमें पता है ये यहाँ से जो लाइट है वो रेरर से डेंसर में जा रही है, तो बैंड तो होगी। ठीक है, अब बैंड कैसे होगी वो हमें पता है, हमें पता करना है। ठीक है, जब रेरर से डेंसर में जाती है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ये रहा हमारा नॉर्मल। ठीक है, किस तरफ? नॉर्मल की तरफ बैंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया बच्चों? जब रेरर से डेंसर में जाती है रे ऑफ लाइट तो किस तरफ बैंड होती है? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, मैं यहां लिख दूं, रेरर से डेंसर में जाती है, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बैंड हुई? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अगर बैंड नहीं होती तो वो सीधी चली जाती, बिल्कुल सीधी। ठीक है, पर अभी बैंड हुई है ना बच्चों, तो किस तरफ हुई है? नॉर्मल की तरफ। कब? जब रेरर से डेंसर। याद रह जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो ये रे है इसे क्या कहेंगे? जो बैंड हुई है उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। बच्चों नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जो रे ऑफ लाइट बैंड हुई है
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच में एंगल है ना बच्चों, ये देखो आर, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हम देखेंगे सेकंड केस, जब क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तब क्या होता है। अभी तो रेयर से डेंसर वाला केस देख रहे थे, ठीक है। अब डेंसर से रेयर में जाएगी ना, तब क्या होगा, तब कैसे बैंड होगी, वो वाला केस देखेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, देखो। हाँ तो बच्चों, सेकंड केस, पहले मैं एक सरफेस बना लेता हूं। ठीक है, ये सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट आई। ओके, सपोज कर लो कि ये डेंसर मीडियम है बच्चों। डेंसर मतलब भरा भरा मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, बैंड तो होगी। ठीक है, अब कैसे बैंड होगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मल बना लूँगा। नॉर्मल कैसे होता है, कैसे होता है बता दो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ठीक है, ओके। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता बच्चों, ऐसे जाती ना रे ऑफ लाइट, बिना मुड़े, मस्त सीधी। ठीक है, पर अभी तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ है, तो क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगी वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये रहा हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर भाग जाएगी कब, जब डेंसर से रेयर में जाती है। यहां लिख दूं मैं, डेंसर से, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, जब मीडियम चेंज होता था डेंसर से रेयर, तो रे ऑफ लाइट कैसे बैंड होगी, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। ओके, इसको नोट कर लेना बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़े बच्चों, दो केस पढ़े। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या था, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो बैंड्स किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो कहाँ मुड़ती है, कहाँ बैंड होती है, वो नॉर्मल से दूर, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आया बच्चों। एक और केस होता है, केस 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद पता नहीं होगा कि हर कोई नहीं बताता। क्या है देखते हैं। बच्चों इस केस में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है ना, भले ही रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, तो बैंडिंग नहीं होगी। अरे सर ने क्या बोल दिया, अभी तो बोल रहे तो सर मीडियम चेंज होता तो बैंडिंग होती है, अब बोल रहे हो कि बैंडिंग नहीं होगी, ये कैसे पॉसिबल है, बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। ये सरफेस है, ठीक है, सपोज ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो ये रे ऑफ लाइट है ना, क्या है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, परपेंडिकुलर है ना, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी बच्चों इसी पे बनेगा। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर एक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऐसे बनाऊं तो ऐसे होंगे ये दोनों। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल देखो बच्चों, एंगल कितना होगा, 0 ही तो है इन दोनों के बीच में एंगल, है ना, एक दूसरे के ऊपर है ये, तो एंगल कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, जब इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वो 0 होता है, तब वो बैंड नहीं करती है, सीधी चली जाती है बच्चों। विदाउट बैंडिंग, बिल्कुल सीधी चली गई, बैंड नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां देखो, ये भी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसी होगी, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो समझ में आई मेरी बात। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड नहीं करती, सीधी चली जाती है।
समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये 3 केस थे जो आपको समझने थे कि बेंडिंग कैसे होती है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाती है, तो कैसे बेंडिंग होती है, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि जो रिफ्रैक्शन है किन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, 2 लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के। कितने? 2। कौन से होते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं बच्चों। जो फर्स्ट लॉ होता है वो कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। क्या कहता है फर्स्ट लॉ बच्चों? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये क्या करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, सपोज इट दैट इज प्लेन, ओके। ये सरफेस हो गई, ये अलग अलग मीडियम हो गए, ये रे ऑफ लाइट आई, परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होता है, नॉर्मल। ये बैंड हो गई, बैंड हुई कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है ना बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही है। अब मैं बात करता हूं सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों। सेकंड लॉ, ठीक है, देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। हाँ तो बच्चों सेकंड लॉ क्या कहता है, पढ़ो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, ठीक है, रेशियो बता रहा बच्चों, ये लो, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। एक पर्टिकुलर पेयर, एक जोड़े की बात कर रहा है मीडियम की, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसकी वैल्यू आएगी ना बच्चों, इन रेशियो की, साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का रेशियो की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, क्या आएगी, कांस्टेंट। ये इसका सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। इसको हम म्यू से भी, म्यू भी होती है जो वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चों ये लॉ किसने दिया था, किसने दिया था, स्नेल्स काका ने दिया था। ये लॉ किसने दिया था, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और किन्होंने दिया था ये, स्नेल्स काका ने, ठीक है, स्नेल्स अंकल ने दिया था। अब होता क्या है इसको डिटेल में बताता हूं मैं आपको, पहले मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है। ये सरफेस है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, बैंड हो गई। मान लो कि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या कहता है हमारा जो स्नेल्स लॉ है, क्या कहता है कि जो किसका रेशियो बताता है, एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बच्चों देखो इसके बीच में कोई एंगल होगा, ठीक है, इसके बीच में भी कोई एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं उन दोनों की वैल्यू निकालूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर निकालूंगा, तो जो वैल्यू निकलेगी ना कांस्टेंट निकलेगी। सपोज मैं यहाँ एक और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ एंगल देखो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ मैंने एंगल थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, ये बैंड हो गई ऐसे,
तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एंगल कम हो गया। मैं इसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहा हूँ, मीडियम मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, मीडियम चेंज नहीं कर रहा, मैंने फिक्स कर दिया, ये एक मीडियम ये एक मीडियम, इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सपोज दैट मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, और यहाँ आई और यहाँ आर, ठीक है। तो मैं इनका रेशो देखूंगा ना बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इसका, ठीक है, और इसकी बात करूं साइन I1 अपॉन साइन R1, क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैंने मीडियम फिक्स कर दिया, एंगल कितना भी रखूं, एंगल बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, एंगल कम कर दूंगा तो यहाँ पे भी एंगल कम हो गया। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कांस्टेंट आएगी। समझ में आया, ठीक है। ये किसने दिया था, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स अंकल ने दिया था ये। समझ में आया बच्चों, ये पर्टिकुलर मीडियम की बात करता है, इसमें मीडियम फिक्स कर दिया है, ठीक है। समझ में आया, रफ कर दूं मैं, ये नोट कर लेना बच्चों। ये ग्लास की स्लैब है बच्चों, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ग्लास की स्लैब। तो ग्लास होती है जो, वो कौन सा मीडियम होता है बच्चों, डेंसर मीडियम, भरा भरा मीडियम, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। ये वाला जो हमारा एनवायरनमेंट का, इसमें एयर है, ये खुला खुला मीडियम, इसको क्या बोलूँगा मैं, रेयर मीडियम, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ना, उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये अपना कौन सा, रेयर मीडियम, ये भी खुला खुला, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई रेयर से डेंसर में, पहले मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब जो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमें पता है किस तरफ बैंड होती है, मीडियम चेंज हो रहा है तो बैंड तो होगी, और रेयर से डेंसर में जाती है तो हमें पता है किस तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। अगर बैंडिंग नहीं होती तो ऐसे जाती है ना बच्चों, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट मुड़ती थोड़ी ना, सीधी निकल जाती। पर अभी क्या हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है, तो जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो मैं नॉर्मल खींच लूँ पहले, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर, तो ये ऐसे बैंड होगी। समझ में आया बच्चों, ठीक है। हमें बताइए कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अंदर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों, ये जो है ये रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर। समझ में आया ये एग्जांपल। अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, म्यू से, कहीं ना कहीं इसको एन से भी डिनोट करते हैं। अब होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, बात करते हैं बच्चों। मैं बात करूँ अगर रेयर मीडियम की, ठीक है, रेयर मतलब ये जो इधर उधर है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये रेयर मीडियम है तो जिसमें एयर है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आ रही है, मौत चल रही है सीधी, ठीक है, कहीं टकरा रही है, कुछ आ रहा है इसके बीच में, कुछ नहीं आ रहा ना, तो फास्ट चलेगी रे ऑफ लाइट, रेयर मीडियम में फास्ट चलेगी क्योंकि इसके बीच में कुछ टकराने वाली चीज नहीं आ रही, मस्त चल रही है आराम से, ठीक है, सीधी। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना रेयर मीडियम में, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, फास्ट होती है ना, क्योंकि ये खुला खुला है तो मस्त चलेगी लाइट, ठीक है। अब मैं बात करूं डेंसर मीडियम की, नाम से ही पता चल रहा है डेंसर मीडियम मतलब भरा भरा डेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं वाटर की बात करूं, अब वाटर की बात कर रहा हूं तो वो भरा भरा मीडियम है, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। अब रे ऑफ लाइट उसके अंदर जाएगी ना तो क्या होगा, टकराएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, है ना, उससे क्या होगा, जो स्पीड है लाइट की वो कम हो जाएगी ना, कम होगी। तो डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, स्लो होती है ना, ठीक है। अब मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की,
ठीक है। अब डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों होती है बच्चों? जो उसकी डेंसिटी होती है ना, मैं मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जो हम पढ़ते थे मास वाली डेंसिटी, वो वाली डेंसिटी की बात नहीं कर रहा। जो यहाँ पे डेंसिटी होती है, ये वाली डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो लाइट की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, जिसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी होती है जिससे स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, इस डेंसिटी को हम, इसका मेजर क्या है बच्चों? मेजर्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये डेंसिटी है ना, वो किससे मेजर करेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माना कि म्यू। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या डेंसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कि कोई मीडियम कितना डेंस है वो किससे पता चलेगा? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी वैल्यू दे दी तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है। ठीक है, अब इधर देखो, म्यू की वैल्यू, डेंसिटी बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, जो ये म्यू है या डेंसिटी है, अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी? कम हो जाएगी ना बच्चों, कम होगी कि नहीं होगी? अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रे ऑफ लाइट को लड़ना झगड़ना ज़्यादा पड़ेगा, वो टकराएगी, टकराने से क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी, है ना? तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? कम होगी ना। ठीक है बच्चों, अगर डेंसिटी कम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम है, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेयर में क्या होता है? बहुत कम होता है। तो जो स्पीड होती है लाइट की बहुत फास्ट मस्त चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो वेलोसिटी होती वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों को, जब म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो वी की वैल्यू कम हो रही है, और जब म्यू की वैल्यू कम है तो वी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। इससे क्या पता चलता है? जो ये म्यू है, इसका जो रिलेशन है वी से इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना? उल्टा फुल्टा ही तो है। जब ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, ठीक है, और जब ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो उल्टा फुल्टा है, उल्टा उल्टा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो डेंसिटी है, वो क्या है? μ1 है। ठीक है, और इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो डेंसिटी है वो क्या है? μ2 है। इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको मैं v1 मान लेता हूँ और इस मीडियम में v2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से सेकेंड में जा रही है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू निकालूँ कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना, डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्या होगा बच्चों? μ2 के सामने क्या आएगा? हमें पता है कि यहाँ से उल्टे फुल्टे रिलेशन है, तो μ2 के सामने v2 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उल्टा है। तो μ2 के सामने क्या आएगा बच्चों? v1। ठीक है, और μ1 के सामने क्या आएगा बच्चों? v1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उल्टा रिलेशन है। तो μ1 के सामने क्या आएगा? v2। ये इसका रिलेशन, ये इसका रिलेशन। समझ में आया? उल्टा पुल्टा यहाँ से। ठीक है, तो जो ये μ2 है अपॉन μ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 होता है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, अभी मैं बताता हूँ। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम चेंज हो गया, तो ये हमें ये पता चलता है कि जो मीडियम 2 की जो डेंसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीडियम, जो मीडियम 2 की जो डेंसिटी होगी ना दूसरे मीडियम की रेस्पेक्ट टू 1 कितनी होगी? तो मैं इसको है ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसको ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, जब भी मीडियम चेंज होगा तो हम पहले दूसरे की लिखेंगे फिर फर्स्ट की लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगी? v1 अपॉन v2। इसको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा ना, न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों, एक और चीज़ होती है, क्या होती है?
जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स अंकल ने जो लॉ दिया था वो क्या कहते हैं, जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है या म्यू के बराबर होता है। ठीक है, जो यहाँ म्यू की वैल्यू है ना बच्चों, है ना, जो म्यू की वैल्यू है बच्चों यही है μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था। समझ में आया? तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी तो हमें मीडियम दिए हुए नहीं है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मान रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लेता कि ये रेरर है, ये डेंसर है, ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, फर्स्ट वाला कौन सा है, रेरर, तो यहाँ आता म्यू आर, सेकंड वाला क्या है, डेंसर, तो यहाँ आता म्यू डी। तो समझ में आया बच्चों? छोटी सी बात थी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से कि क्या है ये। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमें V1 की वैल्यू दी हुई है बच्चों, कितनी, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और V2 की वैल्यू दी हुई है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, μ2 अपॉन μ1 = V1 अपॉन V2। ठीक है, यही। अब ये μ2 अपॉन μ1 को अब मैंने ऐसे भी तो देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखा, ठीक है, V1 अपॉन V2, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 × 10 की पावर 8, V2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या, 3/2, इसको सॉल्व करूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1.5 आएगा बच्चों। ठीक है, तो जो ये 1.5 आ रहा है, अब इससे दो चीज़ें निकलती है बच्चों, दो चीज़ें क्या निकलती है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई ना, तो जो दूसरा मीडियम है विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीडियम क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, चेंज ये हुआ, जो ये 1.5 वैल्यू है ना, ये बता रहा है कि जो दूसरे मीडियम की डेंसिटी है ना 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी भी यहाँ से पता चल गई बच्चों कि जो वेलोसिटी होगी ना किसकी, सेकंड मीडियम की विथ रेस्पेक्ट टू 1, कितनी कम होगी, 1.5 टाइम्स कम। समझ में आया? समझ में आ गया होगा यार, इतना ईजी है। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसका मैं ना रियल लाइफ में एग्जांपल देखूँ, जो अपने रियल लाइफ की एग्जांपल लूँ कि रिफ्रैक्शन देखा कैसे जा सकता है, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक जैसा अपन वो लेते ग्लास, वाटर की ग्लास, उसके अंदर अपन सिक्का डालते हैं। ठीक है, अब सिक्का डालते हैं, फिर हम देखते हैं तो वो सिक्का हमें ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, मतलब उभरा हुआ दिखाई देता है। तो यार ये क्या होता है, होता तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, पर ये है क्या, ये सिक्का हमें ऊपर क्यों दिख रहा है, हाँ कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिख रहा है, पर ऊपर दिख कितना रहा है, कितना ऊपर आया वो सब पढ़ेंगे। ठीक है,